गुड इवनिंग सभी शिक्षक बंधुओं को एक बार फिर से नमस्कार और फिर से स्वागत है मेरे चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है क्योंकि कल हमने प्रमुख विचारकों का शिक्षा दर्शन का सिद्धांत पढ़ा। आज जो है हम लोग पुनः उसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए ताकि हम लोग जो है फिर से अच्छे से पढ़ाई कर सकें, मज़े के साथ पढ़ाई कर सकें। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है जुड़िएगा तो आनंद आएगा पढ़ने में भी और हमको पढ़ाने में भी। तो सभी शिक्षक बंधुओं को गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। 2 मिनट हम समय लेंगे, जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। फिर जो है बहुत मन से तन से, धन तो आप दीजिएगा ऐसे मजाक किए, मन से तन से जो है कि पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, ये जो सेशन अभी चल रहा है इसको पहुंचा दीजिए अपने बंधुओं के बीच में ताकि वो हमारे वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सके। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। चलिए बंधु आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है हमने महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की चर्चा की और हमने किसकी चर्चा की, गीजूबाई बधेका है ना के शिक्षा दर्शन की चर्चा की। आज जो है बंधु हम लोग जेके कृष्णमूर्ति का जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा के सिद्धांत हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जेके कृष्णमूर्ति की शिक्षा के सिद्धांतों में व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और विचारों की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक साधारण जीवन के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी स्वतंत्रता और समर्थता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आपका है कि कृष्णमूर्ति शिक्षा को है ना एक अद्वितीय अनुभव मानते थे जिसमें छात्रों को स्वयं से सीखने का मौका मिलता है और उन्हें उनकी नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक स्थिति में समर्थ बनाने का प्रयास किया जाता है। उनके अनुसार शिक्षा एक विशेष प्रकार की समझ और आत्म परिश्रम है जो छात्रों को उनके अंतर्निहित प्रकृति को समझने और उसमें विकसित होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगला प्रश्न बंधु कि जेके कृष्णमूर्ति की शिक्षा विचारधारा का मुख्याधारा है स्वतंत्र चिंतन। क्या है? स्वतंत्र चिंतन है और स्वतंत्र जीवन है। ये याद रखिएगा, स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र जीवन। उनकी शिक्षा के कई महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनमें शिक्षा को सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के रूप में नहीं देखना बल्कि व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए एक साधन मानना शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। जेके कृष्णमूर्ति के शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। पहला है क्या? स्वतंत्र चिंतन। क्या है पहला? स्वतंत्र चिंतन। मतलब विद्यार्थी को स्वतंत्रता और स्वाध्याय की प्रोत्साहन देनी चाहिए ताकि वह स्वयं की विचारधारा विकसित कर सके। बहुत अच्छा विचार है उनका स्वतंत्र चिंतन को लेकर के। फिर कहते हैं कि यदि संपूर्ण विकास चाहिए है ना, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, जिसमें क्या बच्चा शरीर पर ध्यान दे, स्वस्थ शरीर हो, मानसिक रूप से जो है वो स्वतंत्र हो, स्वच्छंदता प्राप्त हो, आध्यात्मिक हो। हम ये नहीं कहते अध्यात्म का अर्थ पूजा करने से ही नहीं होता कि आप पूजा कर ले तो आप आध्यात्मिक हो गए। अध्यात्म और पूजा पाठ में फर्क होता है। आध्यात्मिक हो और सामाजिक पहलू शामिल हो। आप समाज के साथ क्या व्यवहार करते हैं, समाज में आपका क्या स्थान है, समाज के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या व्यवहार है, ये सारी चीजें संपूर्ण विकास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन कौशल की जहाँ तक बात करें तो शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों और कक्षाओं में केवल जो है सीमित नहीं किया जा सकता कि आप जो है उसको किताबी कीड़ा कहते हैं
है ना, कि केवल मतलब बुक वॉर्म जिसको कहते हैं, आप किताब में उलझे हुए हैं लेकिन आप जो है सामाजिक नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा फिर उस किताब को पढ़ने का, है ना। बल्कि छात्र को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफल होने के लिए तैयार करना चाहिए, जीवन कौशल उसको आना चाहिए। जैसे आपका बच्चा जो है अगर समाज में कहीं भोज हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से छोड़िए थोड़ा देर के लिए, वो वहाँ नमक और मिर्ची भी तो बांटेगा भोज में, ये भी शिक्षा का एक तरीका है। आप अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए कहिए कि जाओ अमुक के यहाँ शादी है, ब्याह है, श्राद्ध है, तो कम से कम पानी बांटने के लिए दीजिए उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस सामाजिकता को बढ़ावा देगा। जीवन कौशल है, इसका कहीं पाठशाला नहीं होता बंधु, इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है, ये है ना लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस है, ये है ना, कि आप अपने बच्चे को आप उसको बंद कर रखिएगा अपने घरों में, आप जो है उसको कहीं जाने नहीं दीजिएगा इस डर से मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। वहाँ उसका विचार जो है संकुचित होकर रह जाता है और वो जीवन कौशल को सीखने से वंचित रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्कृष्टता की प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो छात्र को स्वयं के अद्वितीय प्रकृति को समझने और उसे प्रगति करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर है समय की मूल्यवानता। शिक्षा को जो है छात्र को समय का महत्व समझाना चाहिए, है ना, और ताकि वह अपना समय समझदारी से प्रयोग कर सके, है ना। कहते हैं ना हम लोग, बहुत सुंदर लाइन है कि समलोक की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। मतलब ये सुयोग है, आप लोग भी इसको अपने पर ले सकते हैं कि समलोक की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सदुपाय मतलब क्या, सदुपाय। आप ये जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप इतने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है कि आप अपने समय का सदुपयोग करना। आप ही जब समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या आप बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे सकते हैं। आप कह सकते हैं आप समय पर आओ, आप समय की कीमत समझो, है ना। तो खुद पर करना पड़ता है बंधु, उसके बाद हम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं। अगर इजाज़त हो छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है, 2 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा नहीं, बुरा मत मानिएगा कि बकवास करने लगे, इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्या है ना कि एक बार क्या हुआ कि गांधी जी के पास जो है एक आदमी अपने बच्चे को लेकर के आया, बेटे को लेकर के आया, बोला कि देखिए ना महात्मा गांधी जी, बापू जी, ये जो है मेरा लड़का है, इसको गुड़ खाने की आदत है और ये आदत छूटती ही नहीं है, इसके वजह से इसकी खांसी नहीं छूट रही है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, इसको 15 दिन बाद मेरे पास लेकर के आओ, तब हम इसको बताएंगे कुछ उपाय। फिर जो है वो 15 दिन के बाद वापस आए अपने पुत्र को लेकर के। गांधी जी से फिर बोले कि आप समझाइए, शायद आपके बात का इस पर असर हो जाए। तो गांधी जी ने फिर उस लड़के को समझाया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, है ना, जब तुम्हें खांसी लगातार हो रही है तो इसके सेवन से परहेज किया जाए। तो फिर जो है वो उसके पिता बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले कि बापूजी आप तो ये उस दिन भी कह सकते थे जिस दिन मैंने अपने बच्चे को आपके पास मतलब लाया था। तो गांधी जी बोले कि देखिए महोदय, ये उस समय जिस समय आप लाए थे उस समय मैं भी गुड़ खाया करता था, तो इन 15 दिनों में मैंने अपने उस गुड़ खाने की आदत को छोड़ दिया और तब मैं आपके बच्चे को आज उपदेश दे रहा हूँ कि गुड़ छोड़ दीजिए। अगर मैं उस दिन कहता तो ये वही वाली बात हो जाती कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद पर लागू करना अच्छा नहीं होता। तो बंधु हम यही चाहेंगे कि समय की मूल्यवानता को छात्रों को समझाइए, लेकिन उस चीज़ को अपने पर भी, खुद पर भी लागू करना चाहिए। वैसे हम कोई उपदेशक नहीं हैं, आप भी शिक्षक बंधु हैं, हम भी शिक्षक हैं, तो इसको आप भाषण के रूप में नहीं लीजिएगा कि हम लोग को सीख दे रहा है। एक बात कहे, हमको याद आ गया लाइन सुंदर सा कि समलोक की सुयोग न जाए चला, ये आपके लिए सुयोग का समय है ना। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सदुपाय मतलब सत्य उपाय, अच्छा उपाय, ये जो है सदुपाय है।
आप जो बैठे हुए हैं ये सदुपाय है, आप इसको पढ़ रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, नोट्स मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, कि समलोक की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। और अखिलेश्वर है अविलंबन को, मतलब भगवान है हमारी सहायता को, नर हो न निराश करो मन को। आप लोग का 40,000 सीट है, 1,10,000 फॉर्म गिरा है, आप निकालेंगे, आपका एक सीट सुरक्षित है। जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से आपको भी भगवान आगे बढ़ाएगा। चलिए, तो आज सप्तमी है, आपको माँ दुर्गा इस परीक्षा में सफल बनाए। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णमूर्ति की शिक्षा के तत्व विश्व भर में शिक्षा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब केवल भारत में ही नहीं, इन्होंने विदेशों में भी अपना डंका बजाया है ना। अपनी शिक्षा नीति को, शिक्षा दर्शन को विदेश में भी इन्होंने क्या किया, तो विदेश के लोग भी इनके शिक्षा नीति को पसंद करते थे, इनके शिक्षा नीतियों पर अमल करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब जॉन डीवी सर की बात करते हैं। जॉन डीवी को कौन नहीं जानता, और जॉन डीवी एक कह सकते हैं क्या कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दर्शन, डीएलएड का जो आपका पाठ्यक्रम है उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है जॉन डीवी वाला। ठीक है, तो जॉन डीवी प्रयोजनवादी विचारक थे, है ना। जॉन डीवी क्या थे? प्रयोजनवादी विचारक थे। वे किन्हीं मूल्यों और शाश्वत सत्यों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसमें अपरिवर्तनशील सत्य और मूल्यों की कल्पना करना उचित नहीं कहा जा सकता। कितना सुंदर लाइन लिखे हैं ये। वे मनुष्य को इस परिवर्तनशील समाज में कुशलतापूर्वक रहना सिखाना चाहते थे। जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन उनके सामान्य दर्शन को दर्शाता है और शिक्षा के प्रति उनके व्यवहारिक और प्रयोजनवादी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। बहुत बेहतरीन। ठीक है, जॉन डीवी का शिक्षा से अभिप्राय, वो शिक्षा के बारे में क्या उनका विचार था, क्या राय था, क्या मत था, हम उनकी बात करेंगे। तो जॉन डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा ना तो साध्य है और ना ही मनुष्य के जीवन की तैयारी का साधन, यह तो स्वयं जीवन है। मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। सामाजिक चेतना में भाग लेने से उनकी इन शक्तियों का विकास होता है। इन्हें जॉन डीवी ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष माना है। चलिए आगे देखते हैं। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों और व्यक्तिगत विशेषताओं को सम्मिलित करता तथा सामाजिक पक्ष के अंतर्गत सामाजिक दशाओं, परिवार, आस पड़ोस, संघ और समूह, सभ्यता और संस्कृति को सम्मिलित करता है। वो कहते हैं कि मनुष्य समाज में रहते हुए नित्य नए अनुभव करता है और इन्हीं अनुभवों में से अपने तथा समाज के लिए उपयोगी अनुभवों का चयन करता है। इसी आधार पर जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख करके बोलेगा कि ये लाइन किनके द्वारा लिखा गया। जॉन डीवी, रविंद्रनाथ टैगोर, गीजू भाई और एक और कौन थे, तो जो भी है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य जीवन का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यावसायिक विकास होता है। इस विकास से ही मनुष्य अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रखता है तथा उससे जो कुछ प्राप्त कर सकता है उसे पाने का प्रयास करता है। इसी आधार पर जॉन डीवी की मान्यता है, ठीक है, कि शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने, अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने के योग्य बनाएगा। अब देखिए शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। जॉन डीवी साहब का शिक्षा का दर्शन का सिद्धांत क्या है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है? पहला कि शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित है। प्रयोजनवादी, है ना, प्रयोजनवादी, है ना, किसी भी विचार,
विश्वास या क्रिया को उसके परिणामों के आधार पर मापा जाता है और महत्व दिया जाता है। यदि उसका परिणाम व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। क्या कहता है उसको? अस्वीकृत कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता, क्षमता और रुचि के अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर और स्वतंत्रता दी जाती है। इस प्रकार विद्यालय के वातावरण को यथासंभव अधिकतम स्तर तक लोकतांत्रिक बनाया जाता है। पहले देखते हैं। तीसरा देखते हैं कि सामाजिक उपयोगिता की जहाँ तक बात करेंगे तो विद्यालय क्या है? लघु समाज है। विद्यालय क्या है? लघु समाज है। इसलिए समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं तो विद्यालय को चाहिए कि वे समाज को इन बुराइयों से मुक्त करें। स्कूल तभी समाज का स्वाभाविक हिस्सा बनते हैं जब बच्चे के प्राकृतिक झुकाव और गतिविधियां उनके द्वारा परिलक्षित होती हैं। आत्म अनुभव की जहाँ तक बात करेंगे तो बच्चे को चिंतनशील जांच और प्रयोग का उपयोग करके स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए। उसे दूसरों के अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सत्य वह है जो उपयोगी है और जो उपयोगी है वही सत्य है। कितना सुंदर लाइन लिखे हैं कि सत्य वह है जो उपयोगी है और उपयोगी वह है जो सत्य है। पांचवा पॉइंट है शिक्षा और समाज का सहसंबंध। ये तो कई जगह चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे पर क्या है? पूरी तरह से निर्भर हैं, पूरी तरह से आधारित हैं। तो शिक्षा वह है जो समाज को चाहिए। एक बच्चे का जीवन नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवस्थित होता है और नैतिक मूल्य और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक मूल्य है। ठीक है, नैतिक मूल्य और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक मूल्य है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कार्य की चर्चा करते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं। क्या क्या हैं? तो वृद्धि के रूप में शिक्षा है ना। किस रूप में? वृद्धि के रूप में शिक्षा। शिक्षा वृद्धि की प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है ना। असीमित विकास शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। यह वृद्धि भौतिक वृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? यह सतत प्रक्रिया है। और शिक्षा जीवन के रूप में डीवी के अनुसार शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। बहुत सुंदर लिखे हैं, शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। वास्तव में शिक्षा के अनुभवों द्वारा जीवन की तैयारी है। स्कूल बच्चे को जीवन के अनुभव प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि स्कूल क्या करता है? जीवन जीने का तरीका, अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से बात करने का तरीका, विचार है ना, अपने सहपाठियों के साथ वो किस तरह रहेगा, उठेगा, बैठेगा, है ना, ये सारी चीज़ें स्कूल में हम लोग सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक दक्षता के रूप में शिक्षा। डीवी जी के अनुसार जैसे शारीरिक जीवन के लिए पोषण और प्रजनन है वैसे शिक्षा सामाजिक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते शिक्षा, तर्क और सामाजिक कौशल के माध्यम से विकसित होता है और सामाजिक रूप से कुशल बनता है। आप खूब शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, आप शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आप समाज के बीच में अगर नहीं जाइएगा तो उस शिक्षा का आप सदुपयोग नहीं कर पाइएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप समाज का मतलब क्या? आप किसी आयोजन में भाग नहीं ले रहे हैं, आप किसी के सुख दुख में साथ नहीं हो रहे हैं, आप किसी संस्थान में सम्मिलित नहीं हैं, आप किसी कोचिंग में कहीं बुलाया जा रहा है आपको तो आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, किसी ब्लॉक में अगर आपको जो है कि कहीं मतलब स्पीच का ये है दौर है, आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, तो आपकी क्षमता को कौन जानेगा? आपकी शिक्षा का अर्थ किसको समझ में आएगा? आपके पास बोलने की क्षमता है कि नहीं, आपका विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये पता नहीं चलेगा। तो शिक्षा जहाँ थियरी है तो उसका प्रैक्टिकल रूप कहाँ है? उसका प्रैक्टिकल रूप हमारे समाज में है। अभी अभी हम चर्चा किए थे ना कि एक बच्चे को क्या किया जाना चाहिए? अपने घर की चारदीवारी में कैद करने से वो बच्चा कभी पूर्ण रूप से विकास हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए समाज में रहने के लिए।
उसको यह नहीं कहा जाए कि अमुक के यहाँ शादी ब्याह है, तुम जाओ वहाँ पर, है ना, वहाँ पर जाओ, देखो क्या होता है। वहाँ अगर कोई पानी चला रहा तो वह भी पानी को ढारता। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। ये बच्चे सामाजिक होते हैं। और वो लोग, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को घरों में कैद करके रखते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, मेरा ही बच्चा अच्छा, सामने वाला बच्चा सब खराब, तो उनके लिए एक खतरे की घंटी है कि वही बच्चे अपने माँ बाप का जो है बुढ़ापे में पालन पोषण या कहिए कि उनका देखभाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको सामाजिकता का अनुभव ही नहीं हुआ उनको। ठीक है, अब देखिए, अनुभवों से भरी शिक्षा। डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभव से अनुभव के और अनुभव के लिए होती है। अनुभव से अनुभव के और अनुभव के लिए होती है। बदलती परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं के आलोक में अनुभवों को पुनर्गठित किया जाता है। 5 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप इस सेशन को शेयर करिए बंधु लोग। ठीक है, फिर जो है निश्चित रूप से अच्छा लगेगा हमको भी, आप लोग जितना जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा। चलिए देखिए, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अभी तक हम लोगों ने शिक्षा दर्शन पढ़ा, इनका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जॉन डीवी शिक्षा को जीवन मानते थे, है ना, शिक्षा ही जीवन है, उनका यही मानना था। डीवी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते थे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन स्थितियों से विकसित होना चाहिए, है ना। शिक्षा का यही उद्देश्य हो सकता है कि उसके द्वारा मनुष्यों में ऐसे गुणों और क्षमताओं का विकास किया जाए जिससे वह अपने वर्तमान जीवन को कुशलतापूर्वक जी सके तथा अपने भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। संक्षेप में जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को निम्न रूपेण रेखांकित किया जा सकता है। पहला प्रश्न है अनुभवों का पुनर्निर्माण तथा पर्यावरण के साथ समायोजन, है ना। उद्देश्य उनका क्या था कि तो अनुभवों का पुनर्निर्माण तथा पर्यावरण के साथ समायोजन। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। तो जॉन डीवी साहब का मानना है कि मानव जीवन गतिशील है ना, परिवर्तनशील है, अस्तु उसकी शिक्षा भी गतिशील और परिवर्तनशील होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने जीवन की गतिशीलता के साथ स्वयं को समायोजित करता चले, है ना। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कुशलता का विकास। जहाँ तक देखते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज को समझने और उसमें स्वयं को समायोजित करने के कौशलता को ही सामाजिक कुशलता कहा जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्यों को सामाजिक कुशलता का विकास करना, है ना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और लोकतंत्री जीवन का प्रशिक्षण भी है ये। तो जॉन डीवी साहब कहते हैं कि लोकतंत्री पद्धति के समर्थक थे वो। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्री समाज के सभी कार्यों में कुशलतापूर्वक भाग लेने के लिए व्यक्ति में स्वास्थ्य क्रिया करने की क्षमता, योग्य गृहस्थ, व्यवसाय, नागरिकता, अवकाश काल का उचित उपयोग, नैतिकता और चरित्र आदि क्षमताएं होना जरूरी हैं। इन क्षमताओं का विकास करना शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों में शामिल है, किंतु जॉन डीवी ने इनके लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इनका स्वरूप भी स्वतः बदलता जाएगा। स्वतः मतलब खुद से बदलता चला जाएगा। कोई मापदंड इसीलिए इन्होंने निर्धारित नहीं किया। ठीक है, अब देखिए पाठ्यचर्या की ये बात करते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस कैसा होना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार सिलेबस कैसा होना चाहिए? तो लचीलेपन का सिद्धांत, है ना। तो पाठ्यचर्या को एक बार में सभी के लिए निश्चित नहीं किया जाना चाहिए। बात सही है, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ मजबूत हैं। यह लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए और विद्यार्थियों की रुचियों, आवेगों और अनुभवों से विकसित होना चाहिए। इसे बच्चे के सामाजिक जीवन और समाज में उसकी गतिविधियों को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। जहाँ तक उपयोगिता के सिद्धांत की बात करेंगे तो पाठ्यचर्या में, सिलेबस में विषयों, गतिविधियों और अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए, है ना। आपकी गतिविधियाँ होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, है ना।
जिनकी कुछ उपयोगिता है और कुछ उपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उन्हें मानवीय समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए और अंततः अच्छी स्थिति में खड़े होना चाहिए। और बच्चों की गतिविधियों का सिद्धांत, पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, तो बच्चों की गतिविधियों की चारों ओर व्यवस्थित होनी चाहिए। यह बच्चों को समकालीन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। चौथा है एकीकरण का सिद्धांत की जब बात करेंगे तो डीवी ने वकालत की कि विषयों, गतिविधियों और अनुभवों को एक पूरे में एकीकृत किया जाना चाहिए, है ना। निर्विवाद विभागीकरण से बचना चाहिए। बच्चे का मन एक पूर्ण एकता पूर्व होना चाहिए। संक्षिप्त में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या बालकों के अनुरूप तथा समाज केंद्रित हो। दूसरा, पाठ्यचर्या निर्धारित करते समय बच्चों की अभिरुचि का ध्यान रखा जाए। पाठ्यचर्या उपयोगी हो। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। पाठ्यचर्या के सभी विषयों क्रियाओं के मध्य सहसंबंध हो। पाठ्यचर्या लचीली हो। परिवर्तित समय के अनुसार पाठ्यचर्या में, है ना, क्या हो, तो परिवर्तन लाया जा सके। पाठ्यचर्या परिवर्तित समाज की आवश्यकताओं की भली प्रकार पूर्ति कर सकें। और जहाँ तक शिक्षण विधियों की बात करेंगे तो जॉन डीवी ने हाउ वी थिंक और इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन शीर्षक वाले, याद रखिएगा, ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, हाउ वी थिंक और इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन शीर्षक वाले अपने कार्यों में कक्ष शिक्षण के लिए अपना दृष्टिकोण दिया है। यहाँ उनका तर्क है कि शिक्षण की सबसे अच्छी विधि वह है जो करके सीखने में, है ना, और प्रत्यक्ष अनुभव जो करके सीखते हैं। आप मतलब मिट्टी का घड़ा जो है, आप क्या कहिए बच्चे को कि मिट्टी तुम सानो और उससे एक बर्तन बनाओ, है ना, उस बर्तन को तुम क्या करो, कलर करो। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, लर्निंग बाय डूइंग, सीखना किसी काम को करके, है ना। तो प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित हैं। शिक्षण के तरीके प्राकृतिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसमें एफर्ट होना चाहिए और प्रेरणा भी होनी चाहिए उसमें, तभी जो है वो सफल होगा, वो एजुकेशन तभी सफल होगा। ठीक है, चलिए ये इनका था। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षक के बारे में कुछ बताया है। उन्होंने शिक्षक के बारे में कुछ बताया है। जॉन डीवी साहब ने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में डीवी साहब ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षक को क्या दिया है, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। वह शिक्षक को समाज का सेवक मानता है। क्या मानते हैं वो, शिक्षक को समाज का सेवक मानते हैं। शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना है जिससे बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। उसका कार्य बालकों को उपदेश देना या आज्ञा देना नहीं है, बल्कि बालकों का पथ प्रदर्शन करना है। इसलिए डीवी ने कहा है कि शिक्षक को सक्रिय संयोजक, निरीक्षक और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि यह उनका सक्रिय रूप से निरीक्षण करे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करे। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से डीवी ने शिक्षक को क्या कहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, ईश्वर का प्रतिनिधि। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा एजुकेशन ऑफ टुडे में लिखा है कि शिक्षक सदैव ईश्वर का पैगंबर है, वह ईश्वर के सच्चे राज्य में प्रवेश कराने वाला है। बहुत सुंदर बातें लिखी उन्होंने। अब देखिए हम विद्यार्थी की बात करते हैं, जॉन डीवी साहब के लैंग्वेज में विद्यार्थी की बात करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए बंधु लोग, सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सेशन को, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक विद्यार्थी की बात है तो विद्यार्थी को भी कहा कि विद्यार्थी को अगर विकसित करना है संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, तो उनको प्रकृति के साथ जो है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल वे से जो है उनको लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस कराने चाहिए, तभी जो है वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से फिट हो सकेगा, है ना, और अपनी क्षमताओं को अधिकतम विकास करने के अवसर प्रदान करिए, तभी जो है वो बच्चा अपना प्रोग्रेस कर सकेगा और अब समाज का वो हित कर सकेगा। जहाँ तक विद्यालय की बात है तो विद्यालय
में कहा गया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और बालक समाज में रहकर के ही वस्तु, भाषा, क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। और डीबी साहब का कहना है कि सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे उपयुक्त सृजन के लिए उसने विद्यालय को आवश्यक माना है। डीबी साहब विद्यालय को समाज का लघु रूप में देखते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि विद्यालय का वातावरण सामाजिक वातावरण के समान हो। चलिए आगे देखते हैं। डीबी ने शिक्षा जगत के 2 ध्रुव निर्धारित किए हैं। कौन कौन से? तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, है ना। डीबी साहब के अनुसार विद्यालय को बालकों की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। दूसरा है कि डीबी साहब कहते हैं विद्यालयों को ज्ञान की दुकान के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रयोगशाला के रूप में लेते हैं, है ना। विद्यालयों को ज्ञान की दुकान के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रयोगशाला के रूप में लेते हैं। और शिक्षा दर्शन की अन्य मान्यताएं का क्या है कि जॉन डीबी साहब शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य मानते हैं, है ना। और स्त्री पुरुष की शिक्षा में वो कहते हैं कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मनुष्य को रोजी रोटी कमाने योग्य बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना उनका स्वाभाविक तौर पर उचित मानते हैं वो। जॉन डीवी ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मूलभूत सामाजिक मूल्य और नैतिकता हैं। निसंदेह प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील समाज में जॉन डीवी की अमूल्य योगदान है, अमूल्य देन है। चलिए, जहां तक आलोचना की बात है, अब जॉन डीवी साहब ने जो शिक्षा को दिया, क्या क्या दिया, तो आधुनिक शिक्षा पर जॉन डीवी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा है। आज दुनिया के सभी देश उसके शिक्षा सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे हैं। उनके सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का पुनर्संगठन किया जा रहा है। शिक्षा के रूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालयों सभी पर जॉन डीवी के विचारों का क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। तभी तो यह कहा गया है कि जॉन डीवी शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा के जिन क्षेत्रों पर जॉन डीवी का प्रभाव पड़ा है उनमें मुख्य अग्रलिखित है। क्या क्या है? पहला है, अब शिक्षा का नया अर्थ लिया जाने लगा है। शिक्षा को अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया माना जाने लगा है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करने जाने वाला माना जाना लगा है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु स्वयं जीवन है, यह भी माना जाने लगा है। विद्यालय को समाज का लघु रूप समझा जाने लगा है। स्वानुभव ही शिक्षा का आधार है, यह भी माना जाने लगा है। यह स्वीकार किया गया कि वैयक्तिक विकास ही, पर्सनल डेवलपमेंट ही सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि है और बालक को उसकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार शिक्षा की बात, है ना, माननी चाहिए। क्रियाशीलता से नैतिकता एवं सामाजिक विकास होना संभव, है ना। मानने लगे हैं लोग खेल, रचना, वस्तु, औजार का प्रयोग इत्यादि शिक्षा के साधन माने जाने लगे हैं और विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना अच्छा समझा जाने लगा है। पाठ्यक्रम में हस्तकला पर विशेष बल दिया जाने लगा है और शिक्षण विधि में खेल क्रिया अनुभव पर बल दिया जाने लगा है। ठीक है। अनुशासन को सामाजिक अनुशासन का रूप दिया जा रहा है। समन्वय के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं लोग और विद्यालय का कार्य बालक को सामाजिक तथा जनतांत्रिक जीवन के योग्य बनाना, अब लोग इसको मानते हैं। तो बंधु लोग, काफ़ी गर्मी है, बस आप शेयर कर दीजिए मेरे सेशन को। हम समझेंगे कि वही मेरे लिए एसी है। ठीक है। काफ़ी समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पूरा रूम को पैक करके तब जो है पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम विनती करेंगे आपसे कि इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। अब तो ये द एंड हो गया। थैंक यू। तो शिक्षक बंधु, अब हम लोग मिलते हैं कल फिर सेम टाइम में। अभी 10-15 मिनट के बाद जो है प्रधानाध्यापक का भी क्लास शुरू होने वाला है। कोई मित्र शिक्षक बंधु अगर आपके पास हैं
तो उनको आप निश्चित रूप से खबर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बहुत 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 नमस्कार और ढेर सारा प्यार आप सबों के लिए।